वेलकम टू मनन ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मनन ऑनलाइन ट्यूटोरियल आज आपको वील यानी वसीयत कैसे बनाया जाता है और उसका कानूनी तौर पर क्या महत्व है उसे बताएगा। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार वसीयत यानी वील एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी चल और अचल संपत्ति का निपटान अपनी मृत्यु के बाद कैसे किया जाएगा यह बताता है। यह एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें वसीयतकर्ता अपनी चल और अचल संपत्ति के वारिसों और उनके हिस्से का उल्लेख करता है। वसीयत बनाने में वसीयतकर्ताओं को जो गलतफहमियां हो रही है उसे मनन ऑनलाइन ट्यूटोरियल दूर करना चाहता है और साथ ही वसीयत बनाने वाले व्यक्ति को सही मार्गदर्शन एवं सुनिश्चित शांति देना चाहता है, क्योंकि वसीयतकर्ता के स्वर्गारोहण होने के बाद वसीयतकर्ता ने जो उद्देश्य से वसीयत बनाई है उसका संकल्प पूर्ण हो पाए। प्रथम चरण वसीयतकर्ता यह शांति से सोच विचार करे कि उसके साथ उसके परिवार में कौन अच्छा व्यवहार करता है और साथ ही उसके बुरे या दुखद समय पर कौन आकर वसीयतकर्ता की सहायता करता है। यह बात ध्यान में रखकर ही वसीयतकर्ता वसीयत बनाए जिससे वसीयतकर्ता का भविष्य सुदृढ़ हो पाए। साथ ही अचल और चल संपत्ति वसीयतकर्ता के परिवार के किसी सुयोग्य व्यक्ति को प्राप्त हो। वसीयत बनाना वसीयतकर्ता के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि जब तक वसीयतकर्ता जीवित है तब तक वे अपनी चल और अचल संपत्ति को भोग सकता है। दूसरा चरण वसीयतकर्ता को यह गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि उसकी वसीयत स्टैम्प पेपर पर बनानी होगी, उसे नोटरी करवानी होगी। वसीयत स्टैम्प पेपर पर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, साथ ही उसे नोटरी करवाने की भी कोई आवश्यकता होती नहीं है, बल्कि वसीयतकर्ता को अपनी वसीयत सादे कोरे कागज पर ही बनानी होती है। वसीयतकर्ता अपनी वसीयत वसीयतकर्ता को जो भाषा आती है वही भाषा में बनाए और साथ ही वसीयतकर्ता अपने लाभार्थियों यानी बेनिफिशरीज के नाम का स्पष्ट रूप से वसीयत में उल्लेख करे। साथ ही किस लाभार्थियों यानी बेनिफिशरीज को वसीयतकर्ता की कौन सी संपत्ति मिलने जा रही है यह स्पष्ट रूप से वसीयत में उल्लेख करे। तीसरा चरण एग्जीक्यूटर का चुनाव यानी निष्पादक का चुनाव करे और उसका नाम वसीयत में स्पष्ट शब्दों में लिखे, क्योंकि एग्जीक्यूटर यानी निष्पादक वो व्यक्ति है जो आपके स्वर्गारोहण के बाद वे आपकी उल्लिखित इच्छाओं को पूरा करेगा। आपके वसीयत में जैसे आपने निर्देश दिए हैं वैसे ही आपके लाभार्थियों को आपके चल और अचल संपत्ति का लाभ पहुंचाएगा और आपका संकल्प सिद्ध करेगा। वसीयतकर्ता के स्वर्गारोहण के बाद एग्जीक्यूटर यानी निष्पादक को ही सक्षम न्यायालय या उच्च न्यायालय में प्रोबेट लेने जाना होगा, क्योंकि वसीयतकर्ता ने निष्पादक को यह जिम्मेदारी दी है कि उसके स्वर्गारोहण के बाद लाभार्थियों को लाभ वसीयत के अनुसार वितरण करे। जैसे ही सक्षम न्यायालय या उच्च न्यायालय प्रोबेट आदेश पारित करता है कि तुरंत वसीयतकर्ता की चल और अचल संपत्ति को निष्पादक लाभार्थियों में वितरण कर सकता है। प्रोबेट का अर्थ क्या है? इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 के अनुसार प्रोबेट का अर्थ यह है कि वसीयतकर्ता की संपत्ति के प्रशासन के अनुदान के साथ सक्षम न्यायालय की मुहर के तहत प्रमाणित वसीयत की प्रतिलिपि। पर कभी कभार वसीयतकर्ता को परिवार के किसी एक सदस्य को ही चल अचल संपत्ति देना चाहता है, क्योंकि उस सज्जन ने जीवन भर वसीयतकर्ता की सेवा की है। उस वक्त वसीयतकर्ता यदि लाभार्थी को ही निष्पादक यानी एग्जीक्यूटर के तौर पर रखना चाहे तो रख सकता है, पर वसीयत में उसका उल्लेख करे कि यह वसीयत का निष्पादक और लाभार्थी दोनों एक ही है। उसका कारण यह है कि वसीयतकर्ता की इच्छा यह होती है कि अपनी संपत्ति के बंटवारे के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता हो, उसे वसीयत की बात को गुप्त रखनी होती है, क्योंकि वसीयतकर्ता को संशय होता है कि निष्पादक यानी एग्जीक्यूटर यह बातें दूसरे परिवार के सदस्य को साझा न कर दे
जो परिवार के सदस्य उसका ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं। उस डर से कभी कभार वसीयतकर्ता उस एक लाभार्थी को ही निष्पादक यानी एग्जीक्यूटर बना सकता है, क्योंकि वसीयतकर्ता के स्वर्गारोहण के बाद लाभार्थी को ही सक्षम न्यायालय या उच्च न्यायालय में प्रोबेट लेने जाना होगा, क्योंकि वसीयतकर्ता ने लाभार्थी को ही निष्पादक बनाया है। जैसे ही न्यायालय या उच्च न्यायालय प्रोबेट आदेश पारित करेगा कि तुरंत वसीयत का सीधा लाभ लाभार्थी को ही मिलेगा। चौथा चरण डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट लेना आवश्यक है। वसीयतकर्ता जिस दिन वसीयत बनाएगा उसी दिन का मेडिकल सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। वसीयतकर्ता की शारीरिक या मानसिक स्थिति वसीयत बनाने के समय कैसी थी यह जानना जरूरी है, क्योंकि वसीयतकर्ता ने वसीयत किसी के दबाव में तो नहीं बनाई है। यह बातें मालूम पड़ती है जब निष्पादक या लाभार्थी सक्षम न्यायालय या उच्च न्यायालय में प्रोबेट लेने जाता है, तब वसीयतकर्ता का मेडिकल सर्टिफिकेट वसीयत के साथ जोड़ा जाता है। पांचवा चरण, कौन सी चीजों के बारे में वसीयतकर्ता को सतर्क रहना है। पहली, वसीयतकर्ता नाबालिग नहीं होना चाहिए। दूसरी, वसीयतकर्ता वसीयत लिखते समय अपने बारे में पूर्ण नाम के साथ अपनी जानकारी स्पष्ट रूप से विवरण करे, आधी अधूरी जानकारी न दे। तीसरी, वसीयतकर्ता पूर्ण स्पष्ट रूप से चल और अचल संपत्ति के बारे में लिखे, किस लाभार्थी को क्या मिलने जा रहा है यह भी पूर्ण स्पष्ट रूप से लिखे, आधी अधूरी जानकारी न दे और साथ ही निष्पादक का भी पूर्ण विवरण लिखे। चौथी, वसीयतकर्ता सभी चल और अचल संपत्ति का पूर्ण और स्पष्ट रूप से विवरण लिखने के बाद किसी भी दो गवाहों के सामने वसीयत पर हस्ताक्षर करे। वसीयतकर्ता याद रखे कि जो लाभार्थी और निष्पादक का नाम वसीयत में लिखा है उन्हें दो गवाहों के तौर पर लेना नहीं है, वरना वसीयतकर्ता की यह वसीयत जिनमें लाभार्थियों के नाम लिखे हैं उन्हें यह वसीयत का लाभ कभी मिलेगा नहीं। वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर के तुरंत बाद दोनों गवाहों के हस्ताक्षर वसीयत में करना जरूरी है। जहां वसीयतकर्ता ने दोनों गवाह के लिए वसीयत के कागज पर जगह दी है, वहां वसीयतकर्ता के सामने दोनों गवाहों को हस्ताक्षर करना होगा। वसीयतकर्ता यह बात पर ध्यान दे कि दोनों गवाहों का विवरण, गवाहों का पता और आधार कार्ड नंबर का विवरण गवाहों की हस्ताक्षर के बिल्कुल नीचे वसीयतकर्ता ने लिखा होना चाहिए, जिससे दोनों गवाहों की पुष्टि न्यायालय और उच्च न्यायालय लाभार्थियों को प्रोबेट देने के समय कर पाए, जिससे लाभार्थियों को न्यायालय और उच्च न्यायालय से प्रोबेट मिलने में विलंब ना हो। पांचवी, यदि वसीयतकर्ता ने वर्तमान वसीयत से पहले वसीयत बनाई हो, उसे वर्तमान वसीयत बनाने के समय पहले बनाई हुई वसीयत का विवरण वर्तमान वसीयत में करना जरूरी है और साथ ही यह बात का विस्तृत विवरण दे कि पहले वाली वसीयत को वसीयतकर्ता खारिज कर रहा है और वर्तमान वसीयत को ही वसीयतकर्ता की एकमात्र वसीयत मानी जाएगी। यह स्पष्ट रूप से वर्तमान वसीयत में उल्लेख करे। उसके बाद वसीयतकर्ता को यह वसीयत और उसकी जेरॉक्स कॉपी को संभाल कर रख ले, क्योंकि वसीयतकर्ता के स्वर्गारोहण के बाद वसीयतकर्ता के लाभार्थी को वसीयत से लाभ मिल पाए। हमने आपको यह बातें बताई है कि कैसे वसीयतकर्ता वैलिड विल यानी पूर्णतः वैध वसीयत कैसे बना सकते हैं। साथ ही वसीयतकर्ता को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर पैसों की तंगी के कारण वसीयतकर्ता वसीयत को रजिस्टर्ड नहीं कर पाता या नोटरी नहीं कर पाता, फिर भी यह वसीयत पूर्णतः वैध है। अगर वसीयतकर्ता के पास पैसों की सहूलियत है और वसीयतकर्ता वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना चाहे तो कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही वसीयतकर्ता को संशय है कि उसके स्वर्गारोहण के बाद परिवार के सदस्य संपत्ति को लेकर आपस में झगड़ा करेंगे, तो वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना वसीयतकर्ता का उत्तम विकल्प रहेगा। जब वसीयतकर्ता के स्वर्गारोहण के बाद उनके परिवार के सदस्य वसीयतकर्ता की रजिस्टर्ड वसीयत को लेकर सक्षम न्यायालय या उच्च न्यायालय में प्रोबेट लेने के लिए जाएंगे, तब न्यायालय को यह वसीयत के लिए कोई भी शंका होगी नहीं।
और साथ ही वसीयतकर्ता का उद्देश्य सिद्ध हो पाएगा। मनन ऑनलाइन ट्यूटोरियल ने पूर्णतः वैध वसीयत यानी वैलिड विल कैसे बनानी है यह सिखाया है। अगर वसीयतकर्ता को फिर भी कोई समस्या रहती है तो वे बेझिझक मनन ऑनलाइन ट्यूटोरियल को संपर्क कर सकता है, जिससे वसीयतकर्ता की संशय का समाधान होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मनन ऑनलाइन ट्यूटोरियल।